हेलो गाइस, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं क्लास 10th का साइंस का। उसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो चैप्टर के रिव्यू देखते हैं थोड़ा क्या कहता है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन को भी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? अगर कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया है वो। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, अभिकारक व उत्पाद। कौन कौन से? अभिकारक व उत्पाद। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक होंगे और उत्पाद होंगे। तो अभिकारक और उत्पाद हैं क्या? चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो देखिए, अब हम बताते हैं कैसे होता है। देखिए, अगर कोई रिएक्शन है, देखिए लिखा है C+O2, ये एरो CO2, ये रिएक्शन है हमारे पास। यहाँ पे जो ये वाले हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अभिकारक। अभिकारक को ही क्रियाकारक भी कहते हैं, ठीक है। और ये इन दोनों के जो संयोग से, ठीक है, संयोग प्लस का चिन्ह है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे। क्रिया करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जो बनता है चीज़, उसे बोलेंगे अभिकारक, क्रियाफल बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे या प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पे? ये हमारा हो गया क्या? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक, ठीक है। और ये क्या है? ये है हमारा उत्पाद। मतलब एरो के जो पहले वाला पार्ट होगा, एरो के, ये एरो रहा, एरो के जस्ट पहले वाले पार्ट को अभिकारक कहेंगे, एरो के बाद वाले पार्ट को उत्पाद। इसमें कई सारे भी बन सकते हैं, एक ही बस नहीं बन सकते। एक ही बस बनेगा किसी रिएक्शन में, किसी में और अधिक बन सकते, दो बनेंगे, तीन बनेंगे। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। पता चल गया। शब्द समीकरण में क्या था? शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे अभी हमने इक्वेशन लिखी थी C+O2, तो वहाँ पे देखिएगा ये लिखा था C+O2, ठीक है। ये एरो CO2 लिखा था। ये जो एरो बता रहा क्या कहता है? शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को, अभिकारक ये हुए, अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को एक एरो के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। फिर ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? तीर का सिरा उत्पाद की ओर इंगित करता है। ये जो तीर का सिरा था, ये वाला लिखा था C+O2 इज इक्वल टू CO2। ये जो तीर का सिरा होगा, ये तीर वाला पोर्शन, ये किस तरफ होगा? उत्पाद की तरफ, ठीक है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर इंगित करता है और अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। मतलब अभिक्रिया इस ओर से इस ओर, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। अभिकारकों के बीच लिखा है तीर का सिरा उत्पाद की ओर इंगित करता है और अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है, राइट साइड में। देखिएगा, अगर इक्वेशन है हमारे पास एक देखिए एक सेकंड, हाँ, इक्वेशन है CuSO4 प्लस Zn। ये हमारे आगे नहीं पूछ रहा, इसलिए आ नहीं रहा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं ZnSO4 प्लस Cu। ओके, Cu लिखा है हम। तो क्या कहता है, देखिएगा एक सेकंड। अभिकारकों के बीच योग, ठीक है, अभिकारकों के बीच योग प्लस चिन्ह लगाकर, ये हो गया हमारे अभिकारक। ये हो गया क्या? अभिकारक। क्या हो गए? ये हमारे हो गए क्या? अभिकारक। अभिकारक में क्या कर रहा है? अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगा उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। ये प्लस का चिन्ह लगा के बाईं ओर, यानी कि इन दोनों को मिला करके ये वाला उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है क्या? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट के जिंक के साथ रिएक्शन कराने पर जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है, ये रिएक्शन होती है। तो ये तीर का निशान उत्पाद की ओर दिख रहा है। उत्पाद हमारा क्या बना? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये भी कहने का मतलब क्या है? पॉइंट में हमारे अभिकारकों के बीच योग, ये जो अभिकारकों के बीच योग प्लस चिन्ह लगाकर, अभिकारकों के बीच योग, ये प्लस चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है, प्लस चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। और इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी प्लस चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है, ये सभी को पता होगा। आगे क्या है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जाता है। कुछ क्या होते हैं, कहीं कहीं पे सिंपल ही लिखा जाता है कॉपर सल्फेट,
उन्हें शब्दों के रूप में लिखा जाता है। कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ मिलाने पर जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहा जाता है। ये हमारा प्रश्न शब्द समीकरण कहलाता है। लेकिन अगर हम इन्हें इस रूप में लिख दें तो ये क्या कहलाएंगे, समीकरण कहलाए। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। ये पूरा क्या है, एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब यह एक रासायनिक अभिक्रिया भी है। ओके, लिखा है प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान होती है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान होती। ठीक है, देखते हैं। हमने लिखा था कॉपर सल्फेट प्लस जिंक CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। ओके, तो क्या कहता है कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान होती है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान होती है। तो तत्व जिसमें ये रहा एक कॉपर, दूसरा तत्व है सल्फर, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा जिंक, ये 4 तत्व हैं, कॉपर सल्फर ऑक्सीजन और जिंक। तो कहता है कि तीर के दोनों ओर सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। देखिएगा, ये कॉपर कितना है, एक, और तीर के साइड दूसरी तरफ यानी उत्पाद की तरफ कितने कॉपर हैं, एक कॉपर। ठीक है, तो क्या है, दोनों तरफ सेम है। परमाणु की संख्या क्या होगी, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कहता है तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये कॉपर हुआ, ये कॉपर इधर भी है, एक एक है दोनों। ये हुआ सल्फर, सल्फर कितना है, एक, क्योंकि इसके शुरू में यहाँ पर भी कुछ नहीं है और न ही यहाँ पर है। अगर कोई अंक लिखा रहेगा, डिजिट होगी यहाँ पे या फिर यहाँ पे, वो उतने पॉइंट माने जाएंगे कि उतने परमाणु हैं इसके। सल्फर में कितना है, एक परमाणु, और इधर भी देख लीजिए सल्फर का एक ही परमाणु है। अब आगे है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में यहाँ पे 4 लिखा है, क्या लिखा है, 4। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 टाइम्स, और इधर भी देख लीजिए ये रहा ऑक्सीजन, इसके भी 4, यानी कि ये भी कंप्लीट है। और सल्फर यानी कॉपर सल्फर ऑक्सीजन। अब जिंक देख लेते हैं, जिंक इधर एक है, इधर भी एक ही है। यानी कि क्या कहता है, जो इसने कहा कि तीर के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉलो किया। अब आगे क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण कैसे होगा कि अगर तीर के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी तो वो क्या होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए जैसे लिखा है, एक पॉइंट है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जो जंग लगता है उसका फार्मूला हम उसका जो रासायनिक समीकरण होता है वो होता है, एक सेकेंड रुकिएगा, क्या होता है, आयरन, लोहे में जंग लगना, उसका समीकरण होता है, देखिएगा, एक सेकेंड, हाँ, आयरन होगा Fe प्लस H2O इज इक्वल टू, ये होगा एरो, या इज इक्वल टू बोलते हैं एरो, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, आयरन है, आयरन। अब ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण कैसे हुआ, देखिए ये रहा तीर का निशान, क्या कहता है, तीर के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, यहाँ पर तत्व कौन कौन से हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, और एक ये भी बात है कि जितने अभिकारक में तत्व होंगे उतने ही उत्पाद में भी तत्व होंगे। देखिएगा, आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। देखते हैं, आयरन हुआ, ये आयरन है, इसमें एक ही आयरन है, लेकिन यहाँ पर Fe3 लिखा है, 3 आयरन है, यानी कि ये आयरन असंतुलित है। H2 यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है, यानी कि ये तो संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल है, O, और यहाँ पर कितना है, 4, यानी कि ये ऑक्सीजन और आयरन ये असंतुलित हैं, तो इन्हें संतुलित करना पड़ेगा हमें। अगर ये असंतुलित हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। और प्रत्येक जो रासायनिक समीकरण होता है उन्हें हम संतुलित करके ही लिखते हैं, हमेशा कहीं भी हो। तो इन्हें संतुलित कैसे करेंगे हम, एक सेकेंड देखिएगा,
इन्हें संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित करने के लिए इधर अभिकारक की तरफ जितने परमाणु हैं किसी जिस तत्व के, उतने ही परमाणु उत्पाद की तरफ होने चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले आयरन लेते हैं, आयरन फर्स्ट पॉइंट पे है, एक लाइन से करेंगे तो आयरन पहले है, और इधर आयरन देख लेते हैं, इधर 1 है, इधर 3 है। हमें कितने आयरन इधर किस तरफ ऐसे करना है इंटू। और एक बात, जितने इंटू करेंगे उन्हें हम शुरू में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर हम 3 कर देते हैं, 3 एफ ई कर देते हैं, तो 3 एफ ई, और ये इधर भी 3 एफ ई, तो ये हो जाएगा सेम, यानी कि आयरन के जो तत्व हुए वो समान हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन 4 था, ठीक है, ऑक्सीजन 4 था। तो अब आगे आयरन का संतुलित हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे उत्पाद, सॉरी, हमेशा अभिकारक की तरफ से देखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन संतुलित, फिर उसके बाद ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर कितने हैं 4। तो अगर हम इसमें 4 का इंटू कर दें, ये यहाँ पे हम 4 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये गलत होता है, ये रूल में नहीं आता है, वहाँ पे हम 4 नहीं कर सकते, ये इस पोर्शन पे, ओके। यहाँ पे कहीं भी नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, यहाँ बीच में भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 6 करना हो तो ये 6 अगर संतुलित करने में कहीं आ जाए तो ये यहाँ पे हम चेंजेस नहीं कर सकते, इसके शुरू में चेंजेस हम ऑलवेज करेंगे, ओके। तो अब कहाँ तक है? हाँ, हाइड्रोजन पहले से ही है, सेम है। ऑक्सीजन को हमें करना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सिंगल है, अगर हम 4 का इंटू कर दें तो ये आ जाएगा सेम। अब फिर से देख लेते हैं संतुलित हुआ कि नहीं। आयरन हुआ हमारा 3, आयरन है इधर 3, हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 2, लेकिन ऑक्सीजन इधर 4 हो गए, है ना, 4 हो गए ना इसमें। हाँ, एक बात ये, हाइड्रोजन में भी इंटू होगा और ऑक्सीजन में भी इंटू होगा 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8, लेकिन ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन हमारा है, हाइड्रोजन 8 करना है। अब हाइड्रोजन 8 करना है तो इधर 8 करना है, उधर तो सेम है। 8 करने के लिए यहाँ पर अगर हम 4 का इंटू करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि ये अब हमारा संतुलित हो गया। देख लेते हैं फिर से, ये आयरन 3, इधर भी आयरन 3, और हाइड्रोजन 4 2 जा 8, इधर भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, और इधर ऑक्सीजन 4, इधर ये 4 1 जा 4 ऑक्सीजन, ओके। ये हुआ कंप्लीट, ये यानी कि ये अब संतुलित हो गया, ये इसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ये वाला पोर्शन, ये वाला पॉइंट, ये वाला द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और नहीं विनाश होता है। कहने का मतलब, कोई भी अगर रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण है, ठीक है, अगर रासायनिक समीकरण है तो उसमें जो अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा, मान लीजिए हमने कार्बन और ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो कार्बन मान लीजिए 5 ग्राम है और ऑक्सीजन 6 ग्राम है, तो कितना हुआ 6 5 11, ठीक है। ये रहा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो बना क्या CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने ये 5 ग्राम लिया था, 5 ग्राम 5 ग्राम लिया, ये हमने 6 ग्राम लिया, ठीक है। बीच में क्या है, प्लस ऐड, यानी कि ये 6 ग्राम इज इक्वल टू 11 ग्राम होना चाहिए। इसीलिए संतुलित क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के बाद और रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। अगर ये समान होगी, ठीक है, तो इसके परमाणुओं की संख्या भी समान होगी और इनका द्रव्यमान भी समान रहेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जितने अभिकारक हैं, अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। और इसे लिखा क्या है देख लीजिए एक बार अपने हिसाब से भी, इसमें पॉइंट में क्या लिखा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। मतलब अगर हम 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया था और 6 ग्राम ऑक्सीजन लिया था तो ये 11 ग्राम ही बनेगा, ठीक है, वो न कि 10 होगा और न ही 9 होगा। आगे पॉइंट है क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, लिखा है वो अभी जो मैंने समझाया। किसी भी रासायनिक क्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया के बाद और रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम हो गए 3 पॉइंट। आगे है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण मतलब रासायनिक असंतुलित समीकरण जिसे हम बोलते हैं, को हिट एंड ट्रायल मेथड और इंस्पेक्टिंग मेथड के उपयोग से संतुलित किया जा सकता है। अभी जो मैंने बताया था कैसे संतुलित करते हैं इंटू करके, अभी वो वाला आयरन का स्ट्रिक्ट ऑफ आयरन मतलब जंग लगना, लोहे में जो जंग लगती थी उसका जो मैंने अभी डिटेल में बताया था थोड़ी, वही है, ओके। तो कैसे करते हैं इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित आखिर में कैसे किया जाता है, उसकी पूरी डिटेल की, ठीक है। आगे है पॉइंट नंबर कोई भी हो, चलिए। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है।
आगे है संक्षारण और विकृत गंधिता उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के कारण होते हैं। संक्षारण जो होता है वो उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के कारण ही होता है। एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद और उनके भौतिक दशाओं को, एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो अभिकारक उत्पाद और उनके भौतिक दशाओं को संकेतों में दर्शाता है। ये जैसे कि है रिएक्शन, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये संकेतों के रूप में बता रहा है कि ये रिएक्शन हो रही है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। या फिर ये दे लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg+O2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये MgO। इसे भी हम संतुलित करेंगे, संतुलित नहीं है ये संतुलित कर लेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है कि एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, ये अभिकारक हुआ, ये उत्पाद उनके भौतिक दशाओं को संकेतों में, उनके भौतिक दशाओं को संकेतों में दर्शाता है, ठीक है। ये संकेतों में दर्शाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को। आगे पॉइंट है संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल नया उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं और केवल एक ही उत्पाद बनता है। एग्जाम्पल के लिए है जो अभी मैंने 2-3 बताए हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2 लिया, या फिर 2 होंगे, 2 से अधिक भी होंगे, यहाँ पर केवल एक ही बनेगा उत्पाद, केवल एक ही उत्पाद प्राप्त होगा, वो क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल भी है अपने पास, क्या? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ ये जब जलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये भी हो गई, दो अभिकारक मिले और बना क्या? एक उत्पाद, केवल एक, ओनली वन उत्पाद, ठीक है, ओनली वन उत्पाद बना, तो क्या होगा? ये संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। फिर क्या है? जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या है? जिस अभिक्रिया में कोई रिएक्शन होगी जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ऊष्माशोषी, ऊष्मा का शोषण करेंगे, ठीक है, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। आगे पॉइंट है अवक्षेपण अभिक्रियाएं अघुलनशील लवणों का उत्पादन करती हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं अघुलनशील लवणों का उत्पादन करती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो भिन्न अणुओं या अणुओं के समूहों में बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा नाश होता है। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा नाश होता है। ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का नाश ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का योग होगा अथवा हाइड्रोजन का नाश होगा तो उसे ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीजन का नाश या हाइड्रोजन का योग अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। अगर कोई अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है तो वो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जब कोई तत्व किसी यौगिक के किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, जब कोई तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व को विस्थापित करता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया के बारे में थोड़ी डिटेल दे देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी CuSO4, एक सेकेंड लिखते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक एरो लगा था, फिर ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये रिएक्शन में क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये कैसे कहलाएगी? देखिएगा यहाँ पे जो कॉपर है, ठीक है, ये क्या है? धातु है। ये क्या है? अधातु। ये भी धातु है, ये अधातु, ठीक है। यहाँ पर दो धातुएं हैं। अभिकारक में पहले हम देखते हैं। अभिकारक में कॉपर धातु, जिंक धातु, ये मेटल होगा, ये इधर ये मेटल, ये नॉन मेटल, ठीक। SO4 नॉन मेटल। मेटल और ये मेटल दोनों हैं, ये आपस में प्रतिस्थापित हो जाएंगे। मतलब जिंक जो है वो उठकर ये यहाँ चले जाएगा कॉपर के पास, और कॉपर यहाँ से निकल के जिंक के पास चला जाएगा, जिंक चला जाएगा, मतलब एक दूसरे के जगह को बदल देंगे। तो ये कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सिंपली प्रतिस्थापित कर देते हैं, कॉपर जिंक की जगह चला जाएगा और जिंक कॉपर की जगह चला जाएगा, ये हो जाएगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये बना है ना, कॉपर चला जाएगा, मैंने कहा जिंक की जगह, और जिंक चला जाएगा कॉपर की जगह, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे जगह। तो ये क्या हो जाएगा? जिंक जब यहाँ चला आएगा तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 उत्पाद में बना, प्रोडक्ट में बन गया भाई। यानी कि अभिकारक में क्या होगा? प्रतिस्थापित होगा और वही हमें उत्पाद में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हुआ ZnSO4 और कॉपर अलग हो गया, ये हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है।
प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया बोथ आर सेम, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व, क्या कहता है, विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा था, तत्व कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देते, जैसे आयरन, जिंक और कॉपर। आयरन क्या करेगा, जिंक और कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि आयरन जिंक और कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। मतलब वे पदार्थ एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेंगे जो एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली है। भाई जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही तो कम वाले को हटा देगा अपने उसके स्थान से और उसकी जगह ले लेगा, तो यही बात है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है और हमारे भोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि से भोजन का उपचयन तेजी से होता है, जिससे वह विकृत गंधित हो जाता है। विकृत गंधित पदार्थों का गंध और स्वाद बदल जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज़।